प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन आपकी 14 भर्तियों के लिए है। एक समान पात्रता परीक्षा आपकी जो है CET+2 लेवल की 12वीं के लेवल की जो परीक्षा है CET की, उसका नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन की विशेष बातें क्या क्या है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। क्या बड़े बदलाव इसमें हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्या विशेष बातें इसमें अब की बार क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, इन सब से संबंधित बात जो अपने करने वाले हैं। आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना और जो साथी अपने तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करना ताकि पूरी जानकारी आपके पास में, आपके जानकारों के पास में पहुंच जाए। क्या विशेष बात है? सबसे पहली बात देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने क्या कहा है, एक विज्ञप्ति जारी की है, एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या है 8/2028। विशेष बात क्या है? समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसकी बात कर रहा है। कौन से की बात कर रहा है? सीनियर सेकेंडरी स्तर 2028 तक की बात ये हो रही है। अब इसमें बेटा इन्होंने क्या किया है, पहली बात जब हम यहां पर कर रहे हैं तो इन्होंने हमें 2-3 विशेष बातें कही है और वो बातें कौन कौन सी है देखें आप। 14 भर्तियां इन्होंने यहां पर रिप्रेजेंट करी है और ये जो 14 भर्तियां दी है इसमें राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड सेकंड। लिपिक ग्रेड सेकंड 2 है, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय, एक राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय। कनिष्ठ सहायक है, फिर कनिष्ठ सहायक अलग अलग विभाग में कनिष्ठ सहायक की है। कौन कौन से? राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान कृषि उपज मंडी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिपिक ग्रेड है और एक कनिष्ठ सहायक और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसके बाद में है जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा में कनिष्ठ सहायक की बात है। तो यहां पर ये जो बातें करी जा रही है CET में कि ये 14 भर्तियां जो है ये 12th लेवल की जो है, इन भर्तियों में, इन भर्तियों के एग्जाम के लिए ये एग्जाम आपका CET के रूप में होने जा रहा है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें और क्या विशेष चीजें हमें दिखाई देगी तो वो बात अगर हम करें तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात आपके लिए बेटा जो दी है, मैं बात जो कर रहा हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही बड़ा बदलाव यहां पर आपके लिए कि आपका जो समान पात्रता परीक्षा का परिणाम आएगा उसके बाद में जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा उस प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल इन्होंने कर दी है। और कब से लागू है? इन्होंने कहा है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/1/2025 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य होगा। बहुत ही अच्छी बात आपके लिए है, परिणाम की तारीख से लेकर के आगे 3 वर्षों तक ये मान्य होगा। दूसरी बात, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संदर्भ में कोई निर्बंध नहीं होगा और अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। ये कह रहे हैं कि आप कितने भी एग्जाम दो CET के, लेकिन आपके पास में जो ज्यादा नंबर होंगे वो आप मान्य होंगे, ठीक है ना। आपके पास में कोई एग्जाम में 45% आ गए और कोई में 41% आ गए तो आप 45 वाला जो है वो मान्य होगा। यहां पर ये बात इन्होंने कही है। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा CET में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। जो भी ज्यादा स्कोर आपका होगा वो मान्य होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में विशेष बात जो है वो आप और देखो, समान पात्रता परीक्षा +2 2026 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 3/8/2024 द्वारा CET परीक्षा में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं में के पदों पर सिद्धि भर्ती को
शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों के चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। यदि वह समान पात्रता परीक्षा सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि दूसरी बात देखना, कौन विद्यार्थी इसमें आगे समान पात्रता परीक्षा होने के बाद में कौन सा विद्यार्थी जो वो एग्जाम आगे की भर्तियों के दे सकता है? जिस विद्यार्थी के 40% अंक आ गए हैं या इससे ज्यादा है तो वो विद्यार्थी जो है वो इस भर्ती परीक्षा से संबंधित आगे के पेपर जो है वो दे सकता है। दूसरी बात आगे क्या कहा, तथापि एससी एसटी अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक का स्थलीकरण उपलब्ध रहेगा। यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये जो अभ्यर्थी है इनके लिए 40% है। एससी का अभ्यर्थी और एसटी का अभ्यर्थी इनको 40-5% न्यूनतम अंकों में कहा है तो 35% तक के लिए ये एलिजिबल होंगे। 35% तक अगर ये इस भर्ती में पेपर में प्राप्त करते हैं अंक तो वो आगे आने वाली भर्तियों को पेपर देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना। आगे देखो भाई, दूसरी विशेष बात बेटा जो यहां पर कही है कि ऑनलाइन आवेदन देने के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी जो है वो एलिजिबल होंगे और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। बोर्ड द्वारा, देखो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे जिन राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र से जन सुविधा केंद्र एवं स्वयं के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। ठीक है ना। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो आप विज्ञापन का अध्ययन कर लें, या फिर विज्ञापन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो मैं जो बातें यहां पर आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से देख लें। इसके अलावा फिर आपके काम की जो बातें हैं वो यहां पर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। दूसरी बात, एक और विशेष बात यहां पर देखना, आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फॉर्म भर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम ओटीआर करवा लें। ओटीआर करवाने के बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म अप्लाई करना होगा बेटा। ठीक है ना। इसके बाद में विशेष चीज आप देखो जो आपके दूसरी बात विशेषता आई है, आगे आपको यहां पर कहा गया बेटा अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन के लंबित रहने या संस्थापन समय रहते हो उसके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। ठीक है ना। दूसरी बात, अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल आईडी दर्ज करें। किसी दूसरे की मेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं देना है आपको, अपनी ही मेल आईडी देनी है इसमें। ठीक है ना। तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहें, महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही आवेदन करना सुनिश्चित करें कि मैं अगर फॉर्म भर रहा हूं तो मैं ये फॉर्म में मेरी खुद की आईडी से ही भरूंगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। आगे विशेष बातें इससे संबंधित देखो। अब अपने जो विशेष चीज और आती है क्या है, देखो एक बार ये पंजीयन शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन
करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएं। क्या क्या है देखो, सामान्य वर्ग और क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये है, ठीक है ना। और नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर जनरल का है तो आपको 600 रुपये देने हैं, बाकी आपको 400 रुपये इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको देने होंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, हमने जो अभी बात भी करी है कि कौन कौन से पद नाम आपके इसमें आए हैं, तो हमने कहा है कि यहां पर 14 भर्तियां जो आपके आई है कि इन 14 भर्तियों के लिए इसमें वनपाल, आपके छात्रावास अधीक्षक है, जमादार है, कांस्टेबल है, लिपिक ग्रेड है और कनिष्ठ सहायक की जो भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों का वर्णन हमने यहां पर किया है भाई, ठीक है ना। आगे देखो, यहां पर विशेष बात आपके और आ गई, देखो राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के आरक्षित पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजेंटल प्रवर्गानुसार 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिलाएं आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, ठीक है ना। क्या विशेष बात है देखो, किसी वर्ग, अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वाले हैं वो देखना, महिला अभ्यर्थियों हेतु पति एवं पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगी, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात क्या है देखो, अब यहां पर जो बात हम कर रहे हैं रिजर्वेशन की, मुख्य रूप से बात है यहां पर देखना, अति पिछड़ा वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F2 ब्रैकेट 12 विधि 2/2019 13/2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों नॉन क्रिमिलेयर को 5% आरक्षण दे होगा। और दूसरी बात, EWS विद्यार्थी जो है उनके लिए 10% का आरक्षण है। इसके बाद में देखना आप, आरक्षित वर्ग जो है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा कार्मिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र हैं जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य छूट का लाभ नहीं उठाया हो। यह चीज भी आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी भाई, ठीक है ना। एक बात भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए यहां पर दी गई है। क्या विशेष बात है, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा, ठीक है ना। और भूतपूर्व सैनिक प्रतिरक्षा, थल, जल, वायु सेना सेवाओं में सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति संबंधी दस्तावेज दर्शाया गया हो। यह चीज भी जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे रिलेटेड बात है भाई। आगे विशेष खिलाड़ियों की बात है बेटा, यहां पर जो खिलाड़ी वर्ग के हैं
ये खिलाड़ियों का है पूरा, खिलाड़ियों के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, कौन कौन से मेडल होने चाहिए। अब बात आ गई पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यहां पर कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी, सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी। दूसरी बात यानी 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कहा है, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष बात, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसमें, ठीक है ना। राजस्थान के जो है वो ही आवेदक मान्य होंगे। दूसरी बात यहां पर देखना, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की प्राथमिकता देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है ना। आगे देखो, ये वही बात है सभी के लिए होता है कि राष्ट्रीय जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, ठीक है ना। ये हर एग्जाम के लिए अपने आता ही है। अब आयु से संबंधित बात आ गई है, किसको कितना रिजर्वेशन आयु में मिलने वाला है। देखो आवेदक 7 नंबर पे दिया हुआ है, आवेदक सीईटी 2028 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु, आज अगर अभी जून चल रहा है तो आगे आने वाली 2027 की 1 जनवरी जो है उस 1 जनवरी को 18 साल का हो जाना चाहिए न्यूनतम आयु में। और दूसरी बात, तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो जनरल वालों के लिए अधिकतम में, यह तो सभी के लिए लागू है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज में किसी को कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है ना। अधिकतम आयु के लिए छूट मिल रही है, वो छूट कैसे है। देखो आयु सीमा में छूट के प्रावधान, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, आदि को जो है वो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। आगे देखो, पंजीयन शुल्क जमा करवाने और फॉर्म भरने की अवधि की बात करें। पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, फॉर्म शुरू होंगे भैया जी 24 जून से और 23 जुलाई की रात्रि तक भरे जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा का आयोजन 23/10/2026 से लेकर के 25/10/2026 तक होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रवेश पत्र जो है वो आपके एसएसओ लॉगिन पर एवं रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, ऑनलाइन आवेदन हेतु एक विशेष चीज यहां पर दी हुई है बेटा, और ये विशेष चीज यहां पर दी हुई है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो कई बार ई मित्र वाला जो है उससे गलती हो जाती है, या आपने कोई सूचना दी है उसमें गलती हो जाती है। तो अगर वो गलती ई मित्र वाले ने भी करी है तो उस गलती के लिए आप ही जिम्मेदार हो, ई मित्र जिम्मेदार नहीं है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है, स्पष्ट है, ठीक है ना। ये बात आप अपनी ध्यान में रखना। आगे ओटीआर जब करवा रहे हो, ठीक है ना, ओटीआर जब आप करवा रहे हो तो देखो ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, अंगूठा निशानी ओटीआर से स्वतः फेच हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और इसके बाद में एक जब आप फोटो लगा रहे हो तो उस फोटो का साइज भी यहां पर दिया हुआ है कि क्या होनी चाहिए, जेपीजी, ठीक है ना। न्यूनतम पिक्सल जो है वो 280x80 का होना जरूरी है, और अधिकतम जो है वो 560x160 का होना जरूरी है। आगे यहां पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया,
बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इनमें संशोधन नहीं कर सकता है वो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्वयं का फोटो व हस्तलिपि नमूना, अंगूठा निशान और हस्ताक्षर, इनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन आपका नहीं होगा। आगे अब बात करते हैं जो विशेष चीज सभी एग्जाम में आती है, पहले सीईटी में नहीं थी और अब की बार सीईटी में यह लागू करती। देखो, एक नंबर चीज तो इंडिया का कोई भी भाग जीके से रिलेटेड इसमें नहीं है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ठीक है ना, थोड़ा भारत का भूगोल यहां पर इन्होंने ऐड किया है 2 लाइन का बस, ठीक है ना, 2 लाइन का, 2 ही टॉपिक जो भारत के हैं। राजस्थान भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में ध्यान रखना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित की समसामयिक घटनाएं, गणित और तार्किक विवेचन, ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ है, और करंट अफेयर है, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी और अंग्रेजी। ये तो ठीक है, सिलेबस है आपका। विशेष बात क्या है, सभी पर्सन, देखो इनसे रिलेटेड 120 पर्सन आएंगे, 240 नंबर के होंगे, इसका 40% आपको लेना होगा, ठीक है ना। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू से तो 40%, और अगर आप बाकी कोई और कास्ट से हो तो 35% लेना जरूरी होगा। आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसमें। और दूसरी बात, सभी पर्सन बहुविकल्प के होंगे, लेकिन अब की बार जो चेंज है ध्यान से देखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज आपको विशेषतः इसमें ध्यान से देखनी है कि एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3, ये नकारात्मक अंकन किया जाएगा, 40% जरूरी है, 35% SC ST के लिए जरूरी है, और इसकी वैधता जो है वो 3 साल की होगी, वैधता 3 साल की होगी, और फॉर्म 24 जून से लेकर के 23 जुलाई तक भरे जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात अपने जो करी है वो इससे रिलेटेड CET +2 एग्जाम से संबंधित जो बातें हैं वो करी है। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।